हमार चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हजारों हंसियां जन कर डाउनलोड करें स्टोरी मीनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। किसी ने आकर चैनल चेंज किया, लेकिन हर एक न्यूज चैनल पर उसी न्यूज की हाइप थी। तभी हवा में एक रिवॉल्वर तेज गति से स्क्रीन की तरफ आई और टीवी स्क्रीन टूट गई। यूजलेस पीपल बोलते हुए एक आदमी काउच पर लीन हो गया। वो लगभग 28 साल का था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपनी आईपैड स्क्रीन देखने लगा। वहां भी वही न्यूज थी। उसे देखने के बाद उसकी ओशियन ब्लू आईज में गुस्सा तैर गया। इस बार उसने टैबलेट बंद करने के बजाय न्यूज को सुनना शुरू कर दिया। उसके फेस पर एक मॉकिंग स्माइल थी, जिससे उसके राइट गाल पर एक हल्का सा टिम्पल पड़ रहा था। फेमस एक्ट्रेस अनुष्का सिंह ओबेरॉय को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। होटल सांच की टेरेस से गिरने के बावजूद उनकी सांसें अब तक चल रही है। हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। अब ये बात वही जानती है कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की या किसी ने उनके साथ ये जानबूझकर किया। उनके गिरने के साथ साथ एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले का है, जहां वो मुंबई के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर आरफ खुराना के साथ थी। दोनों होटल सांच के टॉप फ्लोर पर थे और एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस कर रहे थे। क्या उन दोनों के बीच कोई अफेयर है? उसके बाद न्यूज रिपोर्टर ने वो वीडियो दिखाया, जिसमें अनुष्का और आरफ एक दूसरे को किस कर रहे थे। उस वीडियो के शुरू होते ही उस आदमी ने टैबलेट की स्क्रीन बंद करके उसे साइड में रख दिया। वो आरफ खुराना था, मुंबई का टॉप बिजनेसमैन। कम उम्र में सक्सेसफुल और डैशिंग होने की वजह से वो सेलिब्रिटी बिजनेसमैन के तौर पर भी फेमस था। 6 फीट की हाइट, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी और हैंडसम फेशियल फीचर। आरफ ने आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। लगभग 3 घंटे पहले होटल सांच के टेरेस पर बिल्कुल शांति थी। वहां टेरेस की एक दीवार से लगकर एक लड़की खड़ी थी। वो मुंबई की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का सिंह ओबेरॉय थी और वहां खड़ी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। अब किसके दिमाग के साथ खेलकर आ रही हो लिटिल सिस्टर? अनुष्का मुस्कुराकर बोली। वो यहाँ अपनी नेक्स्ट मूवी के प्रोजेक्ट के लिए आई थी, इसलिए उसी हिसाब से तैयार हुई थी। ब्लैक शिमरी शॉर्ट ड्रेस, ब्लैक हील्स, कंधे से थोड़े ही लंबे घुंघराले बाल और चेहरे पर बिल्कुल परफेक्ट मेकअप। जैसे किसी एक्ट्रेस को एनी टाइम परफेक्ट दिखना होता है, अनुष्का बिल्कुल उसी तरह लग रही थी। सामने से एक लड़की की आवाज आई। तुम मुझसे सिर्फ 10 मिनट बड़ी हो, सो स्टॉप कॉलिंग मी लिटिल सिस्टर। अच्छा बताओ, कहाँ हो तुम और घर कब आ रही हो? ओके फाइन लिटिल सिस्टर, अनुष्का ने आंखें घुमाकर कहा। मैं तो हमेशा की तरह टॉप पर हूँ। आई मीन होटल की टेरेस पर हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे तुम कहाँ हो? तो टॉप फ्लोर पर हो और मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर। जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू, सामने से लड़की ने जवाब दिया। अनुष्का वहाँ किसी से कॉल पर बात कर रही थी। वो बिल्कुल बेफिक्र थी, जबकि उसके पीछे वहाँ कोई और छुपते छुपाते पहुंचा। उसके हाथ में गन थी और वो आरफ खुराना था। ब्लडी हेल, आरव ने गुस्से में आंखें घुमाई। ये आदमी कब मेरा पीछा छोड़ेगा? पता नहीं इसे मेरी हर न्यूज देता कौन है। आज फिर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो अपनी सो कॉल्ड पुलिस टीम लेकर फिर से मेरे घर आ जाएगा और दादी हंगामा मचा देगी। आरव ने गन को पीछे पेंट में टक कर लिया और आगे बढ़ने लगा। वहां आगे की तरफ जाते हुए आरव की नजर अनुष्का पर पड़ी। उसे देखते ही उसके फेस पर इविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और अचानक अनुष्का को अपने पास खींचकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। इन सब में अनुष्का का मोबाइल नीचे गिर गया। हेलो हेलो अनु, कॉल पर से वो लड़की चिल्लाती रह गई, पर अनुष्का की आवाज नहीं आई तो उसने कॉल कट कर दिया। आरफ खुराना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहीं हो। हर बार तुम मुझसे 2 कदम आगे रहते हो, लेकिन इस बार मुझसे बच नहीं पाओगे। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ही लिया। वो आवाज एक पुलिस ऑफिसर की थी। उसके हाथ में गन थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो पूरी टेरेस खाली थी। बस एक तरफ कोने में एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें देखकर उसने तुरंत अपनी नजर घुमा ली। मैंने उसे यहीं आते देखा था, फिर वो कहाँ जा सकता है? पुलिस वाला हैरान था। वो उस कपल की तरफ बढ़ने लगा ताकि उनसे पूछताछ कर सके। उसे अपने पास आते देख आरव ने हाथ के इशारे से उसे वहां से जाने को कहा। इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। जैसे ही वो वहां से गया, आरव ने बिना अनुष्का का चेहरा देखकर उसे खुद से दूर धकेल दिया। Who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जबरदस्ती किस करने की? रुको मिस्टर, तुम्हें बताती हूँ, अनुष्का पीछे से चिल्लाई।
आरव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ उसके बारे में आरव को कुछ नहीं पता था। वो घर पहुँचा तो टीवी पर ये न्यूज़ आ रही थी। ब्लडी हेल, इन मीडिया वालों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं अगर छींक भी लूंगा तो उसे भी ये कंट्रोवर्शियल करके वायरल कर देंगे। पता नहीं किस इडियट ने वो वीडियो शूट किया था। आरव गुस्से में उठा और अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाने के लिए निकल गया। आरव गुस्से में काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया और किसी को कॉल पर कहा, कबीर, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। पता करो होटल साज के टॉप फ्लोर पर मेरे, अनुष्का और इंस्पेक्टर रोहन के अलावा और कौन मौजूद था। वो कोई रिपोर्टर है। अगले 2 घंटे में वो मेरे सामने होना चाहिए। उससे बात करते ही आरव ने कॉल कट कर दिया। वो लगभग 2 घंटे बाद अपने ऑफिस पहुंचा। वो अपने केबिन में जाने के बजाय ऑफिस के सीक्रेट एरिया में जा रहा था, जो कि बिल्डिंग के बेसमेंट के भी अंडरग्राउंड में बनाया हुआ था। जैसे ही आरव वहां गया, उसकी नजर जमीन पर गिरे आदमी पर गई। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप था। उसे देखकर आरव खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और उसके बाल खींचकर बोला, एक बार वीडियो शूट करने से पहले सोच लेते कि किसका वीडियो शूट कर रहे हो। तुम मीडिया वालों को जितनी हाइप चाहिए होती है वो मैं देता हूँ। उसके बावजूद चोरी छुपे किसी को शूट करना गलत बात होती है। तुम्हारी इस गलती की वजह से एक लड़की के एक्सीडेंट का इल्जाम मुझ पर आ गया। ऊपर से उस ब्लडी लोहन को पता चल गया कि होटल की छत पर मैं ही था। बोलते हुए आरव ने एक झटके में रिपोर्टर के मुंह से टेप हटा दिया। आई एम सॉरी सर, मैं बोल दूंगा वो आप नहीं थे। रिपोर्टर गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम्हारे बोलने से आप कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम सिर्फ मेरा है। मैं किसी और को ये करने का हक नहीं देता। मेरी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। अब जो तुमने रायता फैलाया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। उससे बात करने के बाद आरव ने एक आदमी की तरफ देखा। वो उसका मैनेजर कबीर था। आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, जहाँ भी ये वीडियो अपलोड हुआ है सब जगह से हटवा दो। लेकिन सर, एक्ट्रेस के होने की वजह से केस सबकी नजरों में आ गया है। ऊपर से वीडियो की वजह से आपका भी नाम जुड़ गया है, तो चीजें अपने आप हाइप पकड़ रही हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो बात पुलिस तक चली जाएगी। कबीर ने सर झुकाकर कहा, ठीक है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लोगों को कंट्रोवर्सीज पसंद होती है, लेट देम एंजॉय, कहकर आरव वहां से जाने लगा। वो थोड़ी दूर चला होगा तभी उसने बिना मुड़े कहा, और हाँ, जब भी मामला ठंडा हो इसे होटल सांझ के टेरेस से नीचे फेंक देना। एक्ट्रेस का पता नहीं, लेकिन ये बचना नहीं चाहिए। आरव ने बिना किसी भाव से कहा और कबीर को ऑर्डर देकर वहां से चला गया। कबीर लगभग आरव की ही उम्र का था। उसने रिपोर्टर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। अब तक लोग जिस आरव खुराना को सिर्फ एक बिजनेसमैन के नाम पर जानते थे, वो असल में कौन था, ये सामने आने के बाद इस तरह का डर होना जायज था। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मीनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुंबई के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अनुष्का का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहां की सिक्योरिटी टाइट थी और पुलिस ने मीडिया को अंदर आने से रोक रखा था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में अनुष्का की सर्जरी चल रही थी। डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद थी। सीनियर डॉक्टर के साथ वहां 2 जूनियर डॉक्टर भी थे। उनके साथ नर्स की टीम इस सर्जरी में उन्हें असिस्ट कर रही थी। सिस्टर, पेशेंट का ब्लड लेकर लैब जाओ। रिजल्ट 2 मिनट में लेकर आना। हमें ब्लड की जरूरत होगी। ब्लड बैंक में ब्लड का पता करो और फैमिली को भी पूछ लो। किसी का ब्लड ग्रुप इससे मैच करता हो तो उन्हें बोलो वो तैयार रहें। उनमें से एक जूनियर डॉक्टर ने बोलते हुए जल्दी से ब्लड को एक छोटी सी बोतल में डाला और नर्स को पकड़ा दिया। नर्स वहां से जाती उससे पहले जूनियर डॉक्टर में से दूसरी डॉक्टर ने कहा, ओ नेगेटिव, हर ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। सीनियर डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। चेहरे और बालों में मास्क होने की वजह से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी लाइट एम्बर ब्राउन आईज नम थीं। क्या तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है डॉक्टर आयुष्का? सीनियर डॉक्टर के पूछने पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। एक पल के वहां शांति छा गई। अब तक आयुष्का खुद को कंट्रोल करके सर्जरी में पूरी तरह से साथ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय का बीतता हर सेकंड अनुष्का की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। आयुष्का खुद ही उसे ब्लड चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगी। उसने नर्स की हेल्प से दूसरा बेड तैयार किया और वहां जाकर लेट गई। उसके हाथ में आईवी लगी थी और अगले 2 मिनट में उसका खून अनुष्का को चढ़ाया जा रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस दुनिया में एक साथ आए थे तो जाएंगे भी एक साथ ही। कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, खुद मौत भी नहीं। आयुष्का अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अनुष्का उसकी जुड़वा बहन थी। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी।
उसके मम्मी पापा, भैया और भाभी बाहर सर्जरी खत्म होने का वेट कर रहे थे। वो एक दूसरे को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मॉम, आप घबराइए मत, आपको पता है ना, आयु हर काम अच्छे से करती है, वो अपनी अन्नू को बचा लेगी, आयुष्का के बड़े भाई रुद्र ने कहा। वो अपनी माँ तारा के पास बैठा था और उसे हिम्मत रखने का कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आयुष्का के पापा मिस्टर जय सिंह ओबेरॉय खड़े थे। उनके पास रुद्र की वाइफ सिमरन थी। डैडी जी, आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद आयु ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाएगी। बाहर आते ही वो हमेशा की तरह अन्नू की शिकायत लगाएगी कि वो उसे परेशान कर रही है। कुछ नहीं होगा, अपनी अन्नू ठीक हो जाएगी। बोलते हुए सिमरन रोने लगी। तभी जय सिंह ओबेरॉय ने उसे गले लगाया। पहले खुद को तो संभाल लो बेटा, फिर बाद में मुझे संभालना, उन्होंने धीमी और शांत आवाज में कहा। उनका दिल भी बहुत घबरा रहा था, पर वो स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी कर खड़ा एक इंस्पेक्टर उन्हें गौर से देख रहा था। उसने अपने कान पर लगा ब्लूटूथ ऑन किया। कॉल कनेक्ट होते ही वो धीमी आवाज में बोला, सर, आपका शक बिल्कुल सही था। कुछ देर पहले आपने होटल साज की टेरेस पर जिसे देखा था वो आरव खुराना ही था। एक बार इस लड़की को होश आ जाए तो फिर इसके स्टेटमेंट से हम बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन था रावत, तभी मैं आरव के पीछे वहां गया था। अब कुछ भी करके इस एक्ट्रेस का ठीक होना बहुत जरूरी है। इस बार वो हमारे हाथ से बचने वाला नहीं है। हो ना हो, सबूत मिटाने के लिए आरव ने ही इसे छत से धकेला हो। मैंने उन दोनों को किस करते हुए भी देखा था। सामने से रोहन की आवाज आई। वो वही इंस्पेक्टर था जो टेरेस पर आरव का पीछा कर रहा था। कॉल कट करने से पहले उसने कहा, ठीक है, तुम नजरें बनाए रखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जी सर, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वो रोहन के ऑर्डर फॉलो करते हुए वहां वेटिंग एरिया में ओबेरॉय फैमिली के साथ सर्जरी कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में भी माहौल काफी सीरियस था। अनुष्का को ब्लड चढ़ाया जा चुका था। सर्जरी को शुरू हुए लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। अचानक डॉक्टर ने देखा अनुष्का की पल्स रेट गिरने लगी। हार्ट मॉनिटरिंग मशीन में उसकी हार्ट लाइन सीधी आने लगी थी। एईडी मशीन रेडी करो, क्विक, हार्ट रेट गिर रही है, हमें शॉक थेरेपी यूज करनी होगी, सीनियर डॉक्टर चिल्ला कर बोला। आयुष्का अनुष्का के पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो जानती थी इस तरह की सिचुएशन में इमोशनल सपोर्ट भी काफी काम कर सकता है। वो अनुष्का का हाथ सहलाने लगी और रोते हुए बोली, नो 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 नो, यू कांट लूज होप्स। याद है ना, हम दोनों ने बेट लगाई थी, 3 सालों में दोनों में से कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अभी तो सिर्फ 1 साल बीता है, 2 साल अभी बाकी हैं। कम ऑन, गेट अप। जैसे ही एईडी मशीन रेडी हुई, आयुष्का अनुष्का से दूर हो गई। सीनियर डॉक्टर जल्दी जल्दी अनुष्का को मशीन के जरिए शॉक दे रहे थे। तभी अचानक मशीन में तेज बीप की आवाज आई। अनुष्का की हार्ट रेट लाइंस बिल्कुल सीधी हो गई थी। फिर भी डॉक्टर ने 2 से 3 बार फिर से शॉक देकर उसे रिवाइव करने की कोशिश की। फिर भी अनुष्का की हार्ट रेट फिर से नहीं लौट सकी। इसी के साथ डॉक्टर ने अपनी थेरेपी रोक दी। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल शांति छा गई। उस कमरे में आयुष्का के रोने के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम ये जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए कर रही हो ना, ताकि मॉम डैड तुम्हें अच्छा समझे और मुझे बुरा। देखो, तुम्हारी ये ट्रिक यहाँ काम नहीं आएगी। तुम उठो, गेट अप। आयुष्का उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह रोने लगी। सीनियर डॉक्टर ने अपना मास्क निकाला। वो डॉक्टर अयान सिंघानिया थे, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर, जो लगभग 26 साल के थे। लंबी हाइट और लाइट ग्रे आईज के साथ कर्ली हेयर। अयान ने आयुष्का के कंधे पर हाथ रखा। स्टे स्ट्रॉन्ग डॉक्टर। वो उसे सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा था। तभी आयुष्का ने उसका हाथ हटाया और उसकी तरफ देखकर कहा, आप मुझे सिंपैथी क्यों दे रहे हो डॉक्टर? इसे कुछ नहीं हुआ है। आप मशीन रेडी करो, वील रिवाइव हर। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। खुद को संभालो डॉक्टर आयुष्का, शी इज नो मोर। बाहर तुम्हारी फैमिली को भी इस बारे में बताना है, अयान ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। अयान के गुस्सा करने पर आयुष्का वहां से दौड़कर ओटी के वॉशरूम में गई। अनुष्का की जुड़वा बहन होने के बावजूद दोनों की शक्ल बिल्कुल अलग थी। बस उनकी आंखें एक जैसी थी, लाइट एम्बर ब्राउन कलर की आंखें। आयु ने अपना मास्क निकाला। उसका गोरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया। आयुष्का हिचकियां लेते हुए रोने लगी। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? आयुष्का का सारा दर्द रोते हुए बाहर आ रहा था। अनुष्का के बिना उसे खुद को संभालना मुश्किल साबित हो रहा था। आयुष्का अंदर रो रही थी, तभी बाहर से अयान ने दरवाजा खटखटाकर कहा, तुरंत बाहर आओ डॉक्टर, वी नीड यू।
आयुष्का ने अपना मुंह धोया और वॉशरूम से बाहर आई। वो लगभग 24 साल की थी। अनुष्का एक्ट्रेस थी, लेकिन आयुष्का दिखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। लगभग 5 फुट 6 इंच हाइट, गोरा चेहरा और कमर से भी लंबे बाल। अनुष्का उसे अक्सर हीरोइन कहकर चढ़ाया करती थी। उसे ये हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए 8 महीने का वक्त ही हुआ था। उसने अभी तक सर्जरी वाली ड्रेस ही पहन रखी थी और बालों को पिगटेल में बांध रखा था। बाहर आते ही अयान ने उसे गले लगा लिया और उसे सहलाने लगा। जो हुआ उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तुम्हें खुद को और अपनी फैमिली को संभालना होगा आयु। आयुष्का ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे अलग होकर ओटी से बाहर जाने लगी। पूरी टीम एक साथ बाहर निकली। उन्हें देखते ही ओबेरॉय फैमिली उनके पास आ गई। आयुष्का का चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थीं। उसे देखकर उसकी माँ तारा जी ने कहा, तुम रो क्यों रही थी? बोलो, मेरी अन्नू कहाँ है? सॉरी मिसेस ओबेरॉय, वी कांट सेव हर। सीनियर डॉक्टर होने के नाते अयान ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए तारा जी को अनुष्का के मरने की बात बताई। तारा जी रोते हुए नीचे गिर गईं। आयुष्का ने नीचे बैठकर उन्हें गले से लगाया और संभालने लगी। उन्होंने रोते हुए आयुष्का को खुद से दूर धकेला। तारा ने सुबकते हुए कहा, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। पहले गलतियां करती थी तो संभालने के लिए अनु आगे रहती थी, लेकिन तुम उसे क्यों नहीं बचा पाई? तारा जोर जोर से रोने लगी। तभी जय जी उनके पास आकर उन्हें संभालने लगे। आयु की इसमें कोई गलती नहीं है तारा, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकती। तो मेरी अनु को किसने छीना है मुझसे? मुझे नहीं पता, मुझे वो वापस चाहिए। तारा रोते हुए बच्चों की तरह जिद करने लगी, जबकि उन्हें इस तरह रोता देख आयुष्का वहां से दौड़कर चली गई। अनुष्का की मौत का सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा भी उतर गया। वो तुरंत वहां से हट गया और कॉल करके रोहन को अनुष्का की मौत की खबर दी। अनुष्का के मरने के साथ उनकी भी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई थी। वहीं आयुष्का हॉस्पिटल लॉबी से बाहर आ रही थी, तभी उसकी नज़र टीवी स्क्रीन पर गई। टीवी में वही आरव और अनुष्का की न्यूज़ आ रही थी, साथ ही उनका वीडियो भी चल रहा था। उसे देखने के बाद आयुष्का के चेहरे पर दुख के साथ साथ गुस्से के मिले-जुले भाव थे। आरव खुराना, तो तुमने किया है ये? तुम कैसे हो ये पूरी मुंबई जानता है। अपनी हरकतों से बहुत नुकसान पहुंचा दिया औरों को, लेकिन वो और ही थे। आई चैलेंज यू आरव खुराना, आई विल रुइन यू। आयुष्का की आंखों में आरव के लिए नफरत थी। बाकी दुनिया की तरह अनुष्का के इस एक्सीडेंट के लिए आयुष्का भी आरव को ही दोषी समझ रही थी। हमार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हंसियों जन के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह एक ही न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी। एक्ट्रेस अनुष्का ओबरॉय अब इस दुनिया में नहीं रही थी। होटल साज की टेरेस से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की न्यूज़ बाहर आते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई। इस केस में सस्पेक्ट के तौर पर आरव खुराना का नाम सामने आ रहा था। खुराना इंडस्ट्रीज के 15वें फ्लोर पर आरव अपने केबिन में बैठा था। उसके पास कबीर खड़ा था। दोनों सामने लगी स्क्रीन में यही न्यूज़ देख रहे थे। कबीर ने आरव की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सर, कबीर ने आरव की तरफ देखकर कहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दादी की तबीयत कैसी है कबीर? आरव ने पूछा। कबीर को लगा आरव उससे केस के बारे में बात करेगा। उसके लीक से हटकर कुछ पूछने पर कबीर ने चौंकते हुए कहा, हाँ सर, तुम पिछले 6 साल से मेरे साथ हो। अब तक इतना तो समझ आ गया होगा। मुझे बात रिपीट करना पसंद नहीं है। आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हाँ सर, सॉरी सर। दादी, वो उनके कल सारे टेस्ट फिर से होंगे। डॉक्टर ने कहा है उन्हें एक्स्ट्रा केयर और 24/7 अटेंशन की जरूरत है। थोड़ी सी भी टेंशन उनके दिमाग के लिए ठीक है। कबीर ने बताया, घर का वाईफाई कनेक्शन कट करवा दो। केस की पहली सुनवाई में मेरी बेगुनाही का सबूत लेकर खन्ना कोर्ट पहुंच जाना चाहिए। आरव ने उसे सब समझाते हुए कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज की कॉपी मैंने पहले ही पहुंचा दी है। तो फिर ये मीडिया रिपोर्ट्स, ये मुझे क्यों कल्प्रिट साबित करने पर तुले हैं? आरव ने इरिटेट होकर पूछा। इनके कहने से क्या होता है सर? अगर सबूत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते तो अब तक आपका फेवरेट इंस्पेक्टर रोहन उछलता हुआ आ चुका होता। कबीर ने खुश होकर जवाब दिया। वो अक्सर आरव के कहे बिना ही उसकी इस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता था। गुड, ऐसा करो, इन सभी न्यूज चैनल्स को डिफेमेशन का नोटिस भिजवाओ। उस रिपोर्टर की क्या रिपोर्ट है? आरव ने पूछा। मैंने अभी भी उसे नीचे कैद कर रखा है। कल रात उसे गिराता तो चीजें ज्यादा उलझ जाती। कबीर ने जवाब दिया। सही किया। आरव ने कहा,
और वहाँ से उठकर जाने लगा। सर, आप इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? वो मीटिंग। युवानी। कबीर उठकर उसके पीछे आने लगा। तुम मेरी वाइफ नहीं हो कबीर, जो मैं तुम्हें अपने पल पल की रिपोर्ट दूं। युवानी को बोल देना मीटिंग में मेरी प्रेजेंस चाहिए तो 12 घंटे पहले बताया करें। आरव ने बिना मुड़े कहा और सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। हाँ, जैसे अपनी वाइफ को तो ये सब बताने वाले ही है, कबीर ने आंखें घुमाकर कहा। कबीर वहाँ से आरव का काम संभालने के लिए नीचे के फ्लोर पर चला गया, जबकि आरव इस वक्त कहाँ गया था इस बारे में सिवाय उसके किसी को पता नहीं था। ओबेरॉय मेंशन में गम का माहौल था। अनुष्का की डेड बॉडी के अंतिम दर्शन के लिए बी टाउन से लेकर नाती रिश्तेदारों की लंबी भीड़ थी। मीडिया को अंदर आना अलाउ नहीं था, तो सब घर के आगे जमा थे। अनुष्का के अंतिम संस्कार से पहले की सभी जरूरी विधियां की जा रही थीं। वहीं इन सब से दूर आयुष्का अभी भी हॉस्पिटल में थी। अयान के मना करने के बावजूद वो उसे एक सर्जरी में असिस्ट कर रही थी। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से साफ छलक रहा था। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो आयु? ऐसा करने से वो वापस नहीं आ जाएगी। अयान ने बीच सर्जरी में आयु की तरफ देखकर सोचा। डॉक्टर सिद्धि, पेशेंट की फैमिली को बोलो उसकी कंडीशन स्टेबल है। अयान ने सर्जरी खत्म करके कहा। बाहर जाने से पहले उसने तेज आवाज में आयुष्का से कहा, डॉक्टर आयुष्का, कम टू माई केबिन। आयुष्का ने उसकी बात पर हामी और स्टोर रूम में चेंज करने चली गई। अगले 10 मिनट में वो अयान के साथ उसके केबिन में थी। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। आई डोंट वॉन्ट एनी आर्ग्यूमेंट, अयान ने सख्त आवाज में कहा और आयुष्का का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अयान, छोड़ो मुझे। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? सब हमारी तरफ देख रहे हैं। आयु ने अयान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ उन्हीं की तरफ देख रहा था, लेकिन अयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आयुष्का को जबरदस्ती अपनी गाड़ी के पास लेकर गया और उसे बैठा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर था और उसे कहीं ले जा रहा था। गाड़ी रोको अयान, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? मुझे कहीं नहीं जाना, आयुष्का रोते हुए बोली। अयान काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने आयुष्का की तरफ देखे बिना कहा, यही सवाल मेरा है, तुम खुद के साथ ही क्यों कर रही हो? तुम अनु से कितना प्यार करती हो ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम अच्छे से जानती हो इस वक्त तुम्हारा कहाँ होना ज्यादा जरूरी है। मैं उसे नहीं बचा पाई अयान, आयुष्का ने रोते हुए कहा। तुम्हारी गलती नहीं है। उसे हॉस्पिटल लाया गया, तब तक उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। चोट सीधे सिर के नाजुक हिस्से पर लगी थी। एक डॉक्टर होकर तुम ऐसे बेवकूफों जैसी बातें कैसे कर सकती हो? अयान ने उसे डांटा। कुछ देर बाद गाड़ी मुंबई के शमशान घाट के आगे रुकी। अयान गाड़ी से बाहर निकला और आयुष्का का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। नहीं अयान, प्लीज ये मत करो। मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगी, आयुष्का होने लगी। वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही थी। अयान ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे अंदर ले गया। अंदर अनुष्का का अंतिम संस्कार बस होने ही वाला था। सब आयुष्का के आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने नम आंखों से आयुष्का की तरफ देखा। उसने अनुष्का के शरीर को अग्नि दी। कुछ ही देर में उसका शरीर अग्नि में विलीन हो गया। सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन आयुष्का अभी भी वही थी। तुमने चीटिंग की है। तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई अनु। तुमने अपने हिस्से की हर चीज पहले मुझे दी है, तो जब मरने की बारी आई तो मौत भी पहले मुझे आनी चाहिए थी। आयुष्का वहाँ नीचे बैठी पागलों की तरह रो रही थी। अयान उसके पास आया और उसे संभालने लगा। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं, नो अयान, इट वॉज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। उसने उस आरव खुराना ने मारा है मेरी बहन को, आयुष्का चिल्लाकर बोली। अयान ने कुछ नहीं कहा। आयुष्का रोते हुए बोली, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अयान, तुम्हें क्या हो गया है आयु? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। अनु अब इस दुनिया से जा चुकी है। तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए तुम, मैं या आरव खुराना, हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है। अयान उसे समझाने लगा। अक्सर दूसरों की बर्बादी सोचने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं आयु। मुझे अपनी हर बर्बादी मंजूर है। मेरी जिंदगी तो अनु के साथ ही खत्म हो गई है, पर उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। आयुष्का ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी। ये किस जिद पर अड़ गई हो तुम आयु? आरव खुराना, तुम नहीं जानती वो कौन है। भगवान ना करे कि गलती से भी वो दिन आए जब तुम आरव की जिंदगी का हिस्सा बनो। वो पहले से बर्बाद है, उसे किसी को खोने का डर नहीं, पर तुम्हारी जिद तुम्हें ना तबाह कर दे। अयान के चेहरे पर घबराहट थी। उसके बात करने का लहजा बता रहा था जैसे उसने आरव का वो चेहरा देखा था जो दुनिया की नजरों में अब तक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के नकाब के पीछे छुपा था। अंदर के मन की बात बता रहा था। रात के 1 बज रहे थे। मुंबई से दूर महातवली बीच पर, जहाँ अरेबियन सी कोस्ट था, वहाँ एक बड़ी सी शिप आकर रुकी। शिप के बाहर एक बड़ा सा ट्रक था।
कुछ लोग उस शिप से बहुत बड़े बड़े बक्से ट्रक के अंदर डाल रहे थे। लोकेशन सेट की हुई है, ड्राइवर भरोसे का तो है ना, माल बहुत कीमती है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बात सीधी जान पर बनेगी। एक लगभग 50 साल का आदमी किसी लड़के से बात कर रहा था। वो लड़का उम्र से 22 या 23 साल का लग रहा था। उसने जवाब में कहा, उम्र अपन की भले ही कम है, पर इस काम में सालों से लगे हैं। बेईमानी या गफले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रक अपनी जगह पर पहुंच जाएगा भाऊ। उस आदमी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। लड़के ने उस आदमी से हाथ मिलाया और ट्रक में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो बक्सों वाला ट्रक वहां से रवाना हो गया। इसी के साथ वो आदमी निश्चिंत हो गया और उसी शिप के साथ वहां से चला गया। उनसे कुछ दूर आरव कबीर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। वो शिप से काफी दूर थे। उन्हें ठीक से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, पर ट्रक के जाते ही उन दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। बस अब धमाके का इंतजार है कबीर, देखना इस बार बेचारी को कुछ ज्यादा ही बड़ा नुकसान होगा। बहुत रोएगी वो, मुझे कोसेगी और यही बद्दुआ देगी कि ना जाने किस घड़ी में उसने मुझे तकलीफ देने के बारे में सोचा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर कबीर ने हामी भरी। उसने कबीर को चलने का इशारा किया। इसी के साथ दोनों वहां से चले गए। कां कां कां। हमार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हनिया जनन के डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनुष्का के अंतिम संस्कार होने के बाद अगले दिन फॉर्मेलिटी के लिए केस कोर्ट पहुंचा। ओबेरॉय फैमिली से वहां उनके लॉयर के अलावा कोई नहीं पहुंचा था। आरव के लॉयर मिस्टर खन्ना ने हादसे के वक्त उसके ऑफिस में होने के प्रूफ पेश कर दिए थे, तो वहीं होटल साज की सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने इस केस को एक्सीडेंट का नाम देकर पहली सुनवाई में ही बंद कर दिया। पहले अनुष्का के मरने की तो अब केस बंद होने की न्यूज सब जगह वायरल थी। आयुष्का अपने घर पर रूम में बैठी थी। उसने वो न्यूज देखी तो उसके चेहरे पर गुस्सा था। ये तो होना ही था। तुम जैसे लोग क्राइम करते हैं और बचकर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं। मैं केस रीओपन करवाऊंगी और अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। आयुष्का बोल ही रही थी कि उसके कानों में उसकी मॉम तारा जी की आवाज पड़ी। बस करो आयु, जब तुम्हें उसे बचाने की बारी आई तब तो तुम कुछ नहीं पाई, तो अब ये दिखावा किस लिए? तारा ने सख्त लहजे में कहा। मॉम, आप बार बार मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैंने अनु को टेरेस से धक्का दिया हो। आयु ने चिढ़कर कहा। उसकी बात सुनकर तारा ने सिर हिलाया। उनके हाथ में खाना था। खाने की ट्रे को बेड साइड पर रखने में बाद वो बोली, खाना खा लेना, कहकर वो जाने लगी। दरवाजे के पास जाकर तारा जी रुकी और आयु की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, तुमने उसे नहीं धकेला होगा, पर तुम उसे नहीं बचा पाई। इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी आयु। उनकी बात सुनकर आयु की आंखों से आंसू लुढ़क गए। आप तो क्या मॉम, मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जिस दिन मैं अनु के कातिल को जेल के पीछे पहुंचा दूंगी, उस दिन हक से आपसे माफी मांगने आऊंगी। आयुष्का ने अपना मोबाइल उठाया। उसने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और उसे देखकर कहा, आई वंडर कि तुम अब तक आगे क्यों नहीं आए हो। ऐसे टाइम में तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। मुझे तुमसे मिलना ही होगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद नंबर को आयुष्का ने कुछ देर देखा और फिर उस पर कॉल किया। मुझे तुमसे मिलना है, आज ही। कॉल रिसीव होते ही आयुष्का तुरंत बोली, पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, आगे से मुझे कॉल मत करना। सामने से एक लड़के की आवाज आई। वो अपनी बात कहकर कॉल कट करने वाला ही था कि आयु तुरंत जल्दी से बोली, रात को डिनर पर मिलते हैं। लड़के ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करने के बाद आयुष्का ने अपने मोबाइल में एक इमेज निकाली। उसमें अनुष्का किसी लड़के के साथ थी। दोनों साथ में खुश नजर आ रहे थे। तुम दोनों के रिलेशनशिप हाइड करने का कारण मुझे समझ आता है, पर उसकी मौत के बाद भी तुम चुप कैसे रह सकते हो मंथन आहूजा? यू हैव टू आंसर मी। सिर्फ तुम ही हो जो आरव खुराना से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। आयुष्का जल्दी से तैयार हुई और अपना बैग लेकर मंथन से मिलने के लिए निकल गई। जब तक अनुष्का और आरव की न्यूज ज्यादा चर्चा में थी, तब तक आरव अपने घर नहीं गया था। उसने सभी न्यूज चैनल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट से अपनी वीडियो और नाम हटवा दिया था। तो वहीं अब अनुष्का का केस भी बंद हो चुका था। आरव की तरफ से चीजें क्लियर होने के बाद उसे किसी बात का डर नहीं था। रात के लगभग 9 बजे के करीब आरव कबीर के साथ घर पहुंचा।
वो दोनों घर आए तब लिविंग रूम में अंधेरा था और टीवी ऑन था। टीवी स्क्रीन पर यूट्यूब चल रहा था। वो किसी होटल रूम की क्लिप थी जहां आरव एक लड़की के साथ होटल रूम में गया था। उसी की क्लिप वायरल हो चुकी थी। अब ये क्या नया सियापा है? कबीर ने आरव से धीमी आवाज में पूछा। आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आरव उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले लिविंग रूम की लाइट्स ऑन हो गईं। आरव और कबीर ने देखा, सामने आरव की दादी गौरवी जी खड़ी थीं। गौरवी जी लगभग 75 साल की थीं। वो दिखने में अपनी उम्र से लगभग 10 साल छोटी लगती थीं। उन्होंने डिजाइनर नाइट सूट पहना था। उनके ब्राउन और ब्लैक मिक्स कलर्ड हेयर कंधे से थोड़े नीचे तक के थे। व्हाट इज दिस आरव? गौरवी जी ने गुस्से में कहा। आई डोंट नो दादी, मैं बस वहाँ मीटिंग के लिए गया था। आरव उनके पास जाते हुए बोला। गौरवी जी को मनाने के लिए आरव ने उन्हें हक कर लिया, तो वहीं उन्हें साथ देकर कबीर ने बड़बड़ा कर कहा, कौन सोच सकता है कि आरव खुराना जैसा रफ एंड टफ इंसान अपनी दादी से इतना डरता है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी वहाँ कौन सी मीटिंग हो रही थी। आए दिन मुझे इस तरह के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। तुम्हारी वजह से किटी पार्टी की लेडीज मुझे मैसेज करके उल्टी सीधी बातें सुनाती हैं। गौरवी जी ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो आप उन्हें बुलाते ही क्यों हैं हमारे घर पर? अगली बार जब भी वो आए मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं एक एक से निपट लूंगा। आरव ने जवाब दिया। मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे निपटोगे। वैसे भी तुम्हारे डर से कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता। ऊपर से जो आ रहे हैं उन्हें भी तुम भगाना चाहते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे लोगों की गॉसिप और इन बेफिजूल के वीडियो से छुटकारा चाहिए, गौरवी जी ने सख्त आवाज में कहा। आरव ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर कबीर की तरफ देखकर कहा, कबीर ऐसा करो, घर के वाईफाई कनेक्शन कट करवा दो। हम दोनों और हाउस हेल्पिंग स्टाफ के अलावा अगर कोई यहाँ पर कदम भी रखे। आरव बोल रहा था तभी गौरवी जी ने उसकी बात के बीच में कहा, मुझे ऐसे भी छुटकारा नहीं चाहिए कि तुम सबका आना जाना ही बंद कर दो। या तो तुम कुछ करो या फिर मैं कुछ करूंगी। हम दोनों को ही कुछ नहीं करना है दादी, चलिए डिनर करते हैं। आई एम हंग्री। आरव ने बात को टालने के लिए कहा। वो गौरवी जी का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल के पास ले जाने लगा। कबीर भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी। कुछ देर उसे देखने के बाद कबीर ने फिर उसे बंद कर दिया। वीडियो देखने के बाद कबीर ने अपने मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरह का कोई वीडियो वायरल हो और आरव सर को पता ही न चले। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर चला गया। गौरवी जी कबीर को अपने पोते की तरह ही मानती थीं। वो भी उनके साथ डिनर ले रहा था। तुम कब इन हरकतों को बंद करोगे? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल तो रिश्ते भी आने बंद हो गए हैं। गौरवी जी चेयर पर बैठते हुए बोली। व्हाट दादी, मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। आप चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट करवा सकती हैं। आई एम स्टिल वर्जिन, आरव ने खाते हुए कहा। उसके बात सुनकर कबीर और गौरवी जी उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे थे। मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना और ना ही मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं रोज रोज तुमसे बहस कर सकूं। आई वॉन्ट कि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी होते देखूं, कम से कम मेरी। गौरवी जी बोलते हुए रुक गई क्योंकि आरव उनकी तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था। उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था। उसके देखने के तरीके से गौरवी जी समझ गई थी कि हर बार की तरह आरव को उनके इस तरह के बात करने पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी आगे से, पर तू मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकता क्या? मुझे इस घर में और भी मेंबर चाहिए। आरव ने अपनी खाने की प्लेट उठाई और कमरे की तरफ जाने लगा। उसने पीछे बिना देखे तेज आवाज में कहा, कबीर घर के पीछे का हिस्सा रेंट के लिए अवेलेबल करवा दो। दादी को इस घर में और भी लोग चाहिए। आरव अपना खाना लेकर कमरे में चला गया तो वहीं कबीर और गौरवी जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो फिर मुझसे नाराज हो गया। गौरवी जी ने कबीर की तरफ देखकर कहा, हाँ तो आप बार बार पर मरने की बात क्यों करती हो? सिर्फ आप ही हो जिनके सामने सर थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं। आप उन्हें लड़कियों को लेकर भी कुछ मत कहा कीजिए। आप जानते हैं ना, वो औरतों से नफरत करता है। मुझसे बेहतर मेरे आरव को कौन जान सकता है? उसकी नफरत की वजह कौन है ये तुमसे भी नहीं छिपा है। भगवान उस मनहूस औरत को कभी खुशियां नहीं देंगे जिसने मेरे आरव को अकेला छोड़ा। गौरवी जी ने उसकी बात काट कर कहा। उन्हें गुस्सा आ रहा था तो कबीर ने उन्हें पानी का ग्लास पकड़ाया। गौरवी जी चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वो कबीर को वहीं पर छोड़कर चली गईं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हंसियां के लिए काम करें। स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रात के लगभग 8 बजे आयुष्का दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकली। उसने स्काई ब्लू बैगी पैंट्स के साथ लॉन्ग स्लीव्स ब्लैक क्रॉप टॉप पहना था।
वहां से चेकआउट करने के बाद वो कैब लेकर मंथन के घर पहुंची। वो इस समय दिल्ली के सीएम के घर के आगे खड़ी थी। मंथन के पापा मिस्टर निशांत आहूजा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। मुझे मंथन आहूजा से मिलना है, मेरी पहले से ही उनसे मीटिंग फिक्स थी, आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकते हैं, आयुष्का ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी और अंदर कॉल लगाया। बात करने के बाद उसने आयुष्का को अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। आप बाहर मीटिंग रूम में पहुंचे, मंथन सर आते ही होंगे, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा और आयुष्का को अंदर मीटिंग रूम तक ले जाने लगा। उधर मंथन को उसके आने का पता चला तो वो खुद उसे लेने चला गया। मंथन अनुष्का के साथ पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में था। वो लगभग 27 साल का था। 6 फीट से भी लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी, हल्का गेरुआ रंग और गहरी काली आंखें। मंथन की फिजिकल अपीयरेंस काफी इम्प्रेसिव थी। आयु आज उससे पहली बार मिल रही थी। मीटिंग रूम में पहुंचकर वो मंथन के आने का इंतजार करने लगी। अंदर आते ही मंथन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो एक साउंड प्रूफ रूम था। जैसे ही मंथन और आयु की आंखें मिली, उन दोनों की आंखें उनके दिल का हाल बता रही थीं। दोनों की ही आंखें लाल थीं। आयुष्का की आंखों में देखते हुए मंथन ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और कहा, अगर तुम्हारे पास आईवेयर है तो पहन लो। और वो क्यों? मेरी आंखें देखकर उसकी याद आ रही है। लगता नहीं कि तुम्हें उसकी मौत से कुछ फर्क भी पड़ा होगा। ओह जस्ट शट अप। मंथन गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा और उसके कंधों से पकड़ लिया। अब वो आयु की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। अगर इस दुनिया में किसी को उसके मरने पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो वो मैं हूँ। तुम अच्छे से जानती हो मैं किस पोजीशन पर हूँ। मैं तुम लोगों की तरह अपना दुख सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही। छोड़ो मुझे। आयुष्का ने उसे खुद से दूर किया और कहा, अगर तुम्हें उसकी मौत का इतना ही फर्क पड़ रहा है तो तुम चुप क्यों हो? मेरी बहन का मर्डर हुआ है। तुम इतनी बड़ी पोजीशन पर हो कि सामने वाले को सजा दिला सकते हो, फिर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है उसका मर्डर ही हुआ है? मंथन ने पूछा तो आयु चुप हो गई। उसकी चुप्पी ने मंथन के सवाल का जवाब दे दिया था। गेट आउट, आगे से कभी भी मेरे सामने मत आना, मंथन ने चिल्लाकर कहा। हाँ, नहीं आऊंगी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। अच्छे से पता चल रहा है तुम उससे कितना प्यार करते थे। तुम भी बाकी लड़कों की तरह पॉसेसिव और शक्की मिजाज इंसान हो। तुमने उसे आरव खुराना के साथ देखा तो अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए ना, जबकि सच ये है कि आरव ने ही उसे धक्का दिया था। तुम मेरी बहन के जाने के बाद उसके प्यार पर शक कर रहे हो। आयु ने गुस्से में काफी कुछ बोल दिया। मंथन ने उसे जाने के लिए कह दिया था तो उसके पास अपने दिल की भड़ास निकालने का आखिरी मौका था। उसकी बात सुनकर मंथन हल्के से हंसा और फिर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अनु बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम उससे सिर्फ 10 मिनट छोटी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। पुअर गर्ल। उसके ऐसा कहने पर आयु ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मंथन ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है एक वीडियो देखने के बाद मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा या उस पर शक करूंगा कि उसका आरव खुराना के साथ अफेयर था? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम्हारी बहन एक एक्ट्रेस थी। मूवी में किस सीन से लेकर और भी बोल्ड सीन शूट होते थे, तब भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो वो छोटा सा वीडियो जिसका सच हम दोनों ही नहीं जानते, उसके चलते मैं उससे रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? तुम्हें ही कुछ करना होगा। आरव खुराना की पहुंच बहुत आगे तक है। मैं कभी उससे लड़ नहीं पाऊंगी। लड़ना तो दूर की बात है, मैं तो उस तक पहुंच भी नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम और तुम्हारे डैड जिस पोजीशन पर हो, उस पर तुम आराम से उसे सजा दिलवा सकते हो। आयु ने अपना पॉइंट रखा। पूरी बात सुनने के बाद मंथन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। जब वही इस दुनिया में नहीं रही है तो मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखें, मुझे नहीं पता था तुम दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी होगी। मुझे तुम उसकी याद दिला रही हो। उसके जाने के बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसको जो करना है समझने दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मंथन ने भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज से उसका दिल का दर्द साफ नजर आ रहा था। मंथन तुरंत वहां से निकल गया। आयु ने उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मंथन अपने बंगलों के अंदर जा चुका था, तो वहीं आयु वहां बिना परमिशन के नहीं जा सकती थी। दुखी मन से वो वापस मुंबई जाने के लिए उसके घर से निकल गई, तो वहीं कोई दूर से उन दोनों को देख रहा था। वो मंथन की बड़ी बहन साक्षी थी।
तुम कौन हो मैं नहीं जानती, पर मंथन तुमसे मिलने आया है तो जरूर तुम उससे जुड़ी हुई हो। मेरे भाई ने उसके बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं बताया, और आज उसके जाने के बाद 3 दिन बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला है तुमसे मिलने के लिए। जरूर तुम उसी से जुड़ी हुई हो। तुम ही हो जो उसे इस दर्द से निकाल सकती हो। साक्षी को आयु के रूप में मंथन के लिए कुछ उम्मीदें नजर आ रही थीं। वो अंदर चली गई तो वहीं जाने से पहले आयु ने एक नोट लिखा। गार्ड को उसे मंथन तक पहुंचाने का बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने वो नोट मंथन तक पहुंचाया। मंथन अपने कमरे में अनुष्का और अपनी फोटोज देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वो नोट पढ़ा उसने गुस्से में अपना आईपैड फेंक दिया। तुम्हारी बहन सच में बहुत जिद्दी है अनु। अब समझ आ रहा है मुझे, तुम उसके हर मोमेंट की खबर क्यों रखती थी। तुम तो चली गई, पर ना चाहते हुए भी तुम्हारी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अनु। तुम अपनी बहन से इतना प्यार करती थी, और आज जिंदा होती तो उसे किसी मुसीबत में कभी नहीं देख पाती। तुम्हारे प्यार के लिए उस पागल लड़की का ख्याल अब मुझे ही रखना होगा। मंथन ने अपना सिर पकड़कर कहा और फिर किसी को फोन किया। उसने कॉल पर कहा, एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखना। उसे किसी की भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है जो कि लीगल किसी भी तरीके से नहीं है। ध्यान रखना उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उससे बात करने के बाद मंथन ने कॉल कट कर दिया। उसने फिर एक नजर आयु के लिखे नोट की तरफ देखा। तुम्हारा प्यार कैसा है मुझे नहीं पता, पर मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से करती हूँ। कुछ मोमेंट कैसे थे जब मुझे कोई नहीं समझ पाता था, तब भी वो बिना कहे मेरे दिल की बात समझ लेती थी। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ थी, और उसे मुझसे छीनने वाले को मैं वही मौत दूंगी जो उसे मिली थी। देखना, जैसे मेरी बहन की न्यूज सब जगह वायरल हो रही थी, एक दिन आरव खुराना की न्यूज भी सब जगह वायरल होगी। उसी होटल सास की टेरेस से गिरकर उसकी मौत होगी। आयु के लिखे नोट को पढ़ने के बाद मंथन ने सिर हिलाकर कहा, बेवकूफ लड़की। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अयान अपने बेडरूम में परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। आयु आज हॉस्पिटल नहीं आई थी, इस वजह से अयान उसे बार बार कॉल कर रहा था। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे रोकूं। एक तो तुम जिद्दी भी बहुत हो, किसी चीज की जिद पकड़ लेती हो तो बच्चों की तरह जब तक जिद पूरी नहीं हो जाए मानती भी नहीं। अयान ने खुद से कहा। वो फिर से आयु को कॉल लगाने जा रहा था, तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाकर कहा, हमारी लविंग मॉम गई है ब्रो। इस बार पूरे 2.5 महीने बाद फाइनली उन्हें हमारी याद आ गई। चलो कुछ और नहीं तो जाकर उनकी शक्ल ही देख लेते हैं। बाहर से एक लड़की की आवाज आई, जस्ट कमिंग रायशा। अयान ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। इतने बड़े सिंघानिया मैंशन में अयान और रायशा अकेले रहते थे। रायशा 20 साल की थी, दिखने में मासूम और चेहरे पर हमेशा मीठी सी मुस्कान लिए रायशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती थी। अयान और रायशा के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी। उसकी पॉजिटिविटी देखकर अयान उसे अक्सर ये कहकर चिढ़ा करता था कि उसके सामने अगर किसी का मर्डर भी हो रहा होता तो वो मर्डरर को एक ग्लास जूस पिलाकर गाड़ी में आराम से उसकी मर्जी से पुलिस स्टेशन छोड़कर आती। अयान बाहर निकलकर आया तो उसकी मॉम मिसेस छवि सिंघानिया बाहर अपने असिस्टेंट के साथ खड़ी थी। वो उम्र में लगभग 50 साल के करीब थीं, पर दिखने में काफी जवान नजर आती थीं। उन्होंने ब्लैक मिड थाई ड्रेस पहनी थी। उनके मिड बैक तक के स्ट्रेट बाल गोल्डन ब्लैक हाइलाइटेड किए हुए थे। आई मिस्ड यू मॉम कहकर रायशा उनके गले लग गई। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। भाई कहाँ है? छवि ने इधर उधर देखा तो उसे अयान सामने से आता दिखाई दिया। वेलकम होम मॉम। आई विश इस बार आप और जल्दी चली जाएं और वापस आप ना भी आएं तो चलेगा। अयान ने उनसे काफी रूखे तरीके से बात की और बाहर चला गया। मैं देखती हूँ मॉम। रायशा उसके पीछे दौड़ कर गई। उसकी बातें सुनकर छवि अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके मैनेजर ने उसके पास कहा, आरव खुराना, उसने फिर हमारा काम बिगाड़ दिया। आरव? इस बार छवि से उसका गुस्सा काबू नहीं हुआ तो वो जोर से चिल्लाई और पास रखा स्टैचू उठाकर फेंक दिया।